हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यूपी पेट का प्रीवियस पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं, जिसमें आप ये उसका पहले विवरण देख लीजिए कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें जो है अ, इसमें आपका ये 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 अंक के रहेंगे और 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। 2 घंटे का टाइम यानी 120 मिनट, 100 क्वेश्चन 120 मिनट में सॉल्व करना रहेगा। और इसमें जो माइनस मार्किंग 1/4 की होती है, यानी 4 क्वेश्चन जब आप गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन आपके सही में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर वीडियो को पॉज करके सिलेबस एक बार देख लीजिए और उसके बाद फिर ये रहा। ये देखिए टोटल जो है 100 क्वेश्चन आएंगे और ये रहेगा 100 मार्क्स का। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम पेपर सॉल्व। फ्रेंड्स, ये यूपी पेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, जो कि शिफ्ट 1 में पूछा गया था। वो सीरीज इसका ए है। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है। तो इसको हम देखते हैं कि ये जो ये शेर शाह सूरी का जो शासनकाल है ये कब से कब तक है। तो ये 1540 से लेकर के 1545 तक है। उसके बाद अकबर का कब से कब तक है। तो अकबर का जो है 1556 से लेकर के 1605 तक है। अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से लेकर के 1316 तक है। और उसके बाद इल्तुतमिश का 1210 से लेकर के 1236 तक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले शासन इल्तुतमिश ने किया था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया था, उसके बाद शेर शाह सूरी आया था, उसके बाद अकबर। तो इस प्रकार 4 3 1 2 यानी कि हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हमारा बी सही है। ये बी ऑप्शन सही है। ठीक, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो इसका आंसर है तुकाराम। ठीक है, तो ये तुकाराम शिवाजी के समकालीन संत थे। अब इसी समय हम देख लेते हैं कि शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था और इनके माता जीजाबाई थी, पिता शाहजी भोसले, गुरु कोंडदेव थे। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। तो ये वारेन हेस्टिंग कब आए थे। तो ये सन 1774 में बनाए गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। और अगर आपसे पूछा जाए पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, तो ये सन 1784 में आया था। उसके बाद हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि चरक संहिता किससे संबंधित है। तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता के लेखक अगर पूछ ले तो महर्षि चरक के द्वारा लिखा गया है। महर्षि चरक के द्वारा चरक संहिता लिखा गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ये जो कलिंग युद्ध हुआ था ये BC 261 में हुआ था, ये सही है। शक संवत की शुरुआत 78 में हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। और मुस्लिम युग की शुरुआत सन 622 में हुआ था, ये भी सही है, क्योंकि सन 622 ईस्वी में ही पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा तय किए थे, तो वहीं से मुस्लिम युग की शुरुआत होती है। लेकिन ये जो औरंगजेब
की मृत्यु सन 1707 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे 709 दिया है, इसलिए ये गलत है। तो हमारा जो आंसर है वो ये है, डी है। हमारा आंसर ये डी है। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता था। तो ये थे दादा भाई नौरोजी। इसी समय हम देख लेते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस नाम से जाना जाता था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। और हर्मिट ऑफ शिमला, अगर आपसे पूछ लिया जाए हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता था, तो एओ ह्यूम को कहा जाता था। तो हमारा जो इसका आंसर है वो दादा भाई नौरोजी है। क्या है? दादा भाई नौरोजी है। और लोक हितवादी, अगर आपसे पूछ लिया जाए लोक हितवादी किसे कहा जाता था, तो वो हो जाएगा गोपाल हरिदेश मुख को लोक हितवादी कहा जाता था। अब इसके बाद ये 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो 2 होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें एनी बेसेंट का होम रूल लीग सन 1916 में कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का ये पुणे में हुआ था 1916 में ही, लेकिन ये पुणे में हुआ था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक, हाँ, तो ये राजा राम मोहन राय हो गया। और उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और सत्य शोधक समाज की ज्योतिबा फूले ने किया था। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 3, 1, 2, 5। 3, 1, 2, 5, यानी कि हमारा ऑप्शन ये सही है। सी, ऑप्शन सी हमारा राइट है। उसके बाद हम देखते हैं करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर मत दो का नारा दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और अगर आपसे पूछा जाए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो ये भगत सिंह ने दिया था। और भगत सिंह ने ही साम्राज्य का नाश हो का नारा भी दिया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने दिया था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया के साथ चुनाव लड़ा था। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए। उसके बाद फिर अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष पद। ठीक है। उसके बाद इन्होंने सुभाष चंद्र बोस 1939 में इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। उसके बाद आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में किया था। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने किया था। इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है कि आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था। तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस ने और आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस ने इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा, ये सी वाला हो जाएगा। ठीक। अब उसका सलल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है सी, यानी कि चेनाब नदी पर स्थित है। चेनाब नदी पर स्थित और पनबिजली परियोजना कौन कौन सी है? तो ये है
दुलस्ती है बगलिहार सतलज परियोजना, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बसंत विषु कब होता है? तो इसका जो आंसर है बसंत विषु यह 21 मार्च को होता है। लेकिन हम विषु समझ लेते हैं क्या होता है। पृथ्वी की वह स्थिति जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो दिन और रात बराबर होता है। इसी स्थिति को विषु कहा जाता है। विषु दो प्रकार के होते हैं, बसंत विषु और शरद विषु। शरद विषु जो होता है वो 23 सितंबर को होता है और बसंत विषु जो होता है वो 21 मार्च को होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान का खेतड़ी किसके लिए फेमस है? तो ये तांबा के उत्पादन के लिए फेमस है। और फिर इसी के साथ हम देख लेते हैं राजस्थान में और कौन सा स्थान है जो तांबे के लिए फेमस है। तो झुंझुनू है, भीलवाड़ा, अरवल, अलवर और सिरोही राजस्थान में ही स्थित है और ये तांबे के उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है। जस्ते के उत्पादन के लिए राजस्थान का उदयपुर प्रसिद्ध है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये है असम। असम। अब यहाँ पर मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है जो बाघ अभयारण्य भी है, यानी मानस और काजीरंगा दोनों नेशनल पार्क भी हैं और बाघ अभयारण्य भी है। नामेरी, ओरांग ये दोनों भी बाघ अभयारण्य कहाँ के? असम के हैं। नामदफा, पाकुई और कमलांग बाघ अभयारण्य ये कहाँ के हैं? नामदफा, पाकुई और कमलांग ये अरुणाचल प्रदेश के बाघ अभयारण्य हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसमें पूछा गया है कि हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ कौन कौन सी है? तो इसमें गंगा है और ये ब्रह्मपुत्र है। ये दोनों नदियाँ किसकी हैं? हिमालयी नदियाँ हैं। और इसी के साथ साथ एक और जान लो, सिंधु नदी तंत्र जो है वो भी हिमालयी नदी तंत्र का ही पार्ट है। यानी हिमालयी नदी तंत्र में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये तीनों आते हैं। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। तो इस पे पूछा गया है कि बैंक दर का क्या अर्थ होता है? तो बैंक दर वह दर होता है जिस पर आरबीआई ऋण देता है, वाणिज्यिक बैंक को ऋण देने का काम करता है और उनसे वाणिज्यिक बैंक से क्या करता है? ब्याज लेता है। रेपो रेट, रेपो दर क्या होता है? ये अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आरबीआई द्वारा जिस ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है उसे रेपो रेट कहा जाता है, रेपो दर कहा जाता है। इसमें क्या करता है? आरबीआई ब्याज लेता है, लेने का काम करता है। और रिवर्स रेपो रेट जो होता है इसमें क्या होता है? यह भी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस ब्याज दर पर आरबीआई ऋण लेता है और ब्याज इसमें देने का काम करता है तो वो रिवर्स रेपो रेट होता है। बैंक दर और रेपो दर में डिफरेंस इतना है कि जो रेपो दर होता है वो अल्पकालिक होता है, अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है हमारा वो आंसर नंबर डी है। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो होती है वो बैंक दर होता है। बैंक दर में क्या करता है? ब्याज लेता है। ठीक। तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है कि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो। नकद कोषानुपात का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो अगर घटा देगा तो साख सर्जन क्या हो जाएगा? साख सर्जन बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर ये आप जान लीजिए कि कैश रिजर्व रेशियो होता क्या चीज़ है। तो किसी वाणिज्यिक बैंक में जमा कुल राशि का वह भाग जो आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है उसे ही कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। तो अगर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास ज़्यादा राशि जमा कर देगी तो
वाणिज्यिक बैंक की लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी, और अगर कम जमा करेगी, कैश रिजर्व रेशियो की वैल्यू अगर कम रहेगी, तो उस कंडीशन में वाणिज्यिक बैंक के पास पैसा ज़्यादा रहेगा और वो लोन देने में ज़्यादा सक्षम होगा। तो वही चीज़ पूछा जा रहा है कि अगर कुशन अनुपात को घटा दें तो शाख सर्जन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। शाख सर्जन यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो यानी आंसर हमारा हो जाएगा सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इंडिया में पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें से इंडिया मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या करता है, फॉलो करता है। जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, यहाँ व्यापार और उद्योग पर निजी स्वामित्व होता है और इसमें लाभ अर्जित करना मेन उद्देश्य होता है। इसमें जनता से कोई जनता पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई इसमें चिंता नहीं होती है। लेकिन समाजवादी में क्या होता है, इसमें जो व्यापार और उद्योग पर सरकार का स्वामित्व होता है, इसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं उस पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है और समानता की स्थापना करना इसका उद्देश्य होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं जनता की भलाई के लिए होता है। अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो सी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो ये आरबीआई के गवर्नर के द्वारा होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो सारे सिक्के और 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का साइन होता है। सारे सिक्के और 1 रुपये की नोट को छोड़ करके सभी प्रकार की करेंसी नोट जो होते हैं सब पर आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। यानी सिक्के, जितने भी प्रकार के सिक्के होते हैं सब पर वित्त सचिव का साइन होता है। और अगर नोट की बात की जाए तो सिर्फ 1 रुपये का नोट होता है जिस पर वित्त सचिव का साइन होता है, नहीं तो सारे नोट पर आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर इसका होगा वो आरबीआई गवर्नर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। फेमा का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है जो कि 1999 में आया था। और ये किसकी जगह पर आया था? तो सन 1973 में एक फेरा बनाया गया था। तो फेरा का जो फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसकी जगह पर ये फेमा लाया गया था। फेरा 1973 में आया था और फेमा 1999 में आया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, तो हमारा जो आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका बी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जन स्वास्थ्य और स्वच्छता ये राज्य सूची में शामिल है। राज्य सूची के और भी विषय हम देख लेते हैं, जिसमें कृषि है, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और इसी समय हम संघ सूची में भी देख लेते हैं क्या आता है। रेल, डाक, तार, मुद्रा, बैंकिंग, ये सब किस में आता है? संघ सूची में आता है। समवर्ती सूची के विषय हैं वन, विवाह, बिजली, ये सब समवर्ती सूची में आते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत रखी गई है। तो हमारा जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत होता है ये आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक होता है, जिसके अंदर आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन दिया हुआ है। तो
अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 21 से संबंधित है। तो आर्टिकल 21 यानी इसका आंसर हमारा ए होता है। और ये आर्टिकल 21 संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। इसी संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार के आर्टिकल 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य 51A में मौलिक कर्तव्य दिया है ना, तो 51A में जो मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा से ही संबंधित है, वो भी 86वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। ठीक। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो उद्देश्य प्रस्ताव रखने का काम जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? ये 13 दिसंबर 1946 को तैयार किया था। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ये जवाहरलाल नेहरू ए, यानी कि ए हो जाएगा। अब ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो अल्पसंख्यक का हित आर्टिकल 29 में, अल्पसंख्यक वर्गों के हित की बात आर्टिकल 29 में किया गया है। और वो शिक्षण संस्था स्थापित करें और उसका प्रशासन करने की जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है वो आर्टिकल 30 में दिया गया है। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि जो ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं वो कौन होते हैं? तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। और धारा क्या चीज़ होती है? वैद्युत धारा क्या चीज़ होती है? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहा जाता है। किसी चालक में अगर वैद्युत धारा 1 एम्पियर की वैद्युत धारा फ्लो कर रही है, इसका मतलब ये है कि उसमें 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष बहुत बड़े दूरी के मापन की इकाई होती है, इसलिए एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को मापने का काम करता है, जिसका वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम इसमें पूछा गया है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 होता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, और खाने वाला जो नमक होता है उसको NaCl बोला जाता है। और कैल्शियम हाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2O, अगर इसी में ऑप्शन ए में हाफ H2O लगा होता तो वो POP होता, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता। ठीक है। और जो जिप्सम का फार्मूला है वो भी इसी समय देख लेते हैं, वो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 ये कहता है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का परसेंटेज कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 75%। 75% इसका आंसर हो जाएगा। तो 24 कैरेट जो सोना होता है वो प्योर सोना होता है। ठीक है। तो उसमें हम देख लेंगे कि अगर 24 कैरेट में 100% सोना है तो 18 कैरेट में कितने परसेंट सोना है? तो 18/24 गुणे 100 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 75। इस प्रकार आज हमारा GS का क्वेश्चन 29 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, नहीं 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। तो संतरे में बहुतायत मात्रा में विटामिन C पाया जाता है। ठीक है। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।